औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने क्लास 11th का एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, तो परसों हमने आयनिक रेडियस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअली में क्या है कि कम से कम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल में निकालने के लिए कितनी टू फॉर्म कैटायन कितनी एनर्जी लगेगी, उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर हम लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom so as to convert it into a gaseous cation। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जरूरी कैटायन बनेगा, इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा आई एच से। डेल्टा स्मॉल आई एच, डेल्टा स्मॉल आई एच, ये हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एलिमेंट एम लेंगे गैसियस फॉर्म में, तो उसको कितनी एनर्जी डेल्टा 1 एच देंगे हम, इसको कन्वर्ट करना है एम प्लस गैसियस एटम में, गैसियस कैटायन में इसको कन्वर्ट करना है। तो जरूरी बात है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन भी गैसियस फॉर्म में होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कभी पूछा जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ही चीज है। यूनिट्स क्या होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के? इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो कैलोरीज पर मोल या किलो जूल पर मोल। इसके बाद हम कहेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दो निकाले, फिर तीन निकाले, उसी को कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, second, third extra electrons from an isolated gaseous atom are called successive ionization enthalpies। मिसाल के तौर पर जब हमने M पॉजिटिव यानी एक निकला हुआ है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो M2 पॉजिटिव बनेगा। जब हम इसको 2 पॉजिटिव को एक एलिमेंट 2 पॉजिटिव गैसेस एटम है, इसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, लेकिन जब हमने एक निकाला तो उसको कहते थे हम डेल्टा आई एच। तो यहां पर जो है डेल्टा आई एच 2 जब एक दूसरा निकालेंगे, जब तीसरा निकालेंगे तो डेल्टा आई एच 3, तो एक देगा M3 पॉजिटिव गैसियस एटम। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो है, जरूरी फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला होता है न्यूक्लियर चार्ज। देखो बेटा, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल होगा, तो उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। दूसरा पॉइंट जो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि उन पर जो है जो न्यूक्लियर फोर्स जो होगा बाहरी शेल पर, जितने शेल ज्यादा होंगे कम लगेगा उसको निकालने में। लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तीसरा पॉइंट जो है इसका वो है शील्डिंग इफेक्ट। एज द शील्डिंग और द स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों एक ही चीज है, शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहें, ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जो ये शील्डिंग या स्क्रीनिंग ये इनर इलेक्ट्रॉनिक में होती है, द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस।
जितना ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जितना ये ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। जो बाहर इलेक्ट्रॉन होगा इनको आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर उसका शील्डिंग, जब पहले ही इलेक्ट्रॉनों में शील्डिंग होगी, जो बाहर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर उनका न्यूक्लियर का फोर्स कम होगा, क्योंकि आगे शील्डिंग है। ये ऐसे ही बात है, अगर हम अपनी कांगड़ी लेंगे, उसके ऊपर फेरन लेंगे, जो उसके बाहर हीट होगी वो कम होगी, जो फेरन के अंदर हीट होगी वो ज्यादा होगी, लिहाजा फेरन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना आसान हो जाएगा, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। स्टे होम, बी सेफ।